तो स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम एक जीके की बेहतरीन धुआंधार सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण होगी। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास भी इतना समय नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। मैं भी बैठ के 12:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट है मेरे पास और आज ही ये सारा करवाना है, तो जल्दी से जल्दी हम वीडियो कंप्लीट करवाएंगे। देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास में इन ऊपर आपको जो 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा और ये 10 क्वेश्चन की पूरी डिटेल हम देखेंगे, जो कि मैं लाया हूँ यहाँ पे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम में ये रामबाण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया? ठीक है, तो उत्तर इसका 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर, क्योंकि उद्देशिका का सवाल है, तो हम उद्देशिका से बनने वाले सारे प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों का सार। हम भारत के लोग, जो कि जनता का सर्वोच्च संप्रभु को इंगित करता है। ठीक है, संप्रभु का अर्थ क्या है? तो यह है आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता। ठीक है, संप्रभुता का अर्थ आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता। अच्छा, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, मतलब कि सब धर्म को बराबर का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका मतलब क्या है? तो जनता द्वारा निर्वाचित शासन। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, वो कहाँ से आते हैं? तो वो निर्वाचित होकर आते हैं। जो भी हमारे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है ना। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम तो भाग नहीं लेते हैं, तो आप भी इनडायरेक्टली आप वहाँ पर भाग लेते हैं, क्योंकि आपके द्वारा चुने गए सांसद ही और राज्यसभा लोकसभा के, और ये मिलकर ही उनको चुनते हैं। तो एक तरह से उनको आपने ही चुना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हमारा पहला प्रश्न चल रहा है। ठीक है, पहले प्रश्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनेंगे सारे आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। तो स्वतंत्रता के आयाम, स्वतंत्रता के आयाम कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। मतलब कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इतनी स्वतंत्रताएं यहाँ दी गई है। अच्छा, समता का तात्पर्य, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब कि सबको बराबर का अवसर मिले। ठीक है, अब देख लेते हैं बंधुता का अर्थ या बंधुता का महत्व। इसमें बंधुता का महत्व है एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रस्तावना कुंजी नोट, किसने कहा है इसको कुंजी नोट प्रस्तावना को? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ आपको। सन 1960, 1 मिनट लिखना आप साथ में। ठीक है, देखो अब 1 सेकेंड। तो 1960, ठीक है, 1960 का कौन सा? बेरुबाड़ी मामला। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बेरुबाड़ी, इसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, 1960 में बेरुबाड़ी मामला, इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जस्ट उसका उलट कब? 1973 में। क्या कहा? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये याद रखना आप। इसमें शायद मैंने ऐड नहीं की है, यहाँ पे ये तो ऐड कर दिया मैंने कि केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, पर बेरुबाड़ी मामला जो था 1960, उसमें संविधान को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें संविधान संशोधन संभव है, पर आधारभूत ढांचा नहीं बदलेगा। किसमें कहा था? ये केशवानंद भारती केस में ही कही गई थी ये बात। ठीक है, इसे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे चलते हैं।
अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है संविधान की प्रस्तावना में? तो केवल एक बार। कब? 1976 में। क्या क्या इसमें जोड़ा गया था? तो जो कि अपना प्रश्न जिस पर आधारित है वही चीज़ है यहाँ पर। संविधान इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव जो आया था, क्योंकि उसी से आगे जाकर हमारी उद्देशिका बनी और वही हमारी प्रस्तावना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो आया था 1946 में। कब? 22 दिसंबर को। ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 22 जनवरी और इसमें कंफ्यूज हो गया था मैं, ये आप ध्यान रखना। 1946 13 दिसंबर, जवाहरलाल नेहरू, ये नाम याद रखना। जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, ठीक अगले महीने 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया। ठीक है, याद रखना, इसका संबंध सीधा सा उद्देशिका या फिर प्रस्तावना से है। कब? 1946 में 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अंगीकृत कब हुआ? संविधान की बात हो रही है यहाँ पे। 22 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। आगे चलते हैं, जो भी काम की चीज़ें वो बताऊँगा मैं आपको। संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करना है इसको। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? इसमें 5 प्रकार की, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी। समता का क्या अर्थ है? ये मैंने बता दिया था आपको। संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र क्या है? तो हमारी प्रस्तावना है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। संविधान का परिचय पत्र, संविधान की प्रस्तावना। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। उस समय हमारा प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना आप। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? तो भेदभाव का अभाव। ठीक है, सामाजिक न्याय मतलब भेदभाव का अभाव। ठीक है, आर्थिक न्याय, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, कितने न्याय दिए गए हैं? जैसे स्वतंत्रता 5 है, उसी तरह से न्याय दिए गए हैं 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब भेदभाव का अभाव, आर्थिक न्याय का मतलब समान वितरण का प्रयास। ठीक है, राजनीतिक न्याय मतलब समान भागीदारी। आगे चलते हैं। दार्शनिक आधार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व, ये अपने काम की चीज़ नहीं है, इसको हम इतना डीपली नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई यूपीएससी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से जो भी प्रश्न हमारे बनने वाले हैं वो हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गणराज्य वर्सेस राजशाही। अच्छा, ये क्या है ये भी समझ लो। गणराज्य मतलब जो निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर निर्वाचन की व्यवस्था हो। ठीक है, वो है गणराज्य, जैसे कि हमारा देश। और राजशाही मतलब वंशानुगत शासक, जैसे कि उत्तर कोरिया, है ना। मुझे ज़्यादा पता नहीं है उत्तर कोरिया के बारे में, पर मुझे ये पता है कि वहाँ पर एक राजा का शासन है। ठीक है, तो ये हो गया वंशानुगत शासक। आगे चलते हैं। न्याय का लक्ष्य समतामूलक समाज। न्याय का क्या लक्ष्य है? समतामूलक समाज का विस्तार करना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये मैंने पॉइंट आपको बताया था, बेरूबाड़ी कब आया था? 1960। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, जबकि जस्ट उल्टा केशवानंद में क्या बोला? भाग माना इसको संविधान का, और इसमें संशोधन का कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा, याद रखना। के.एम. मुंशी ने क्या कहा? राजनीतिक कुंडली कहा। आगे देख लेते हैं। अब हमारा पहला जो प्रश्न था, हमने इसकी डिटेल कंप्लीट कर ली है, तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता आपका कोई क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो था, जितने भी प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। अब अगला प्रश्न आपका आया है, मानव शरीर की सबसे विराट ग्रंथि, विराट मतलब बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको पता है यकृत है। ठीक है, अब क्योंकि यकृत आया है यहाँ पर, तो मानव शरीर से संबंधित और भी कई प्रश्न आ सकते हैं।
उसका डिस्कशन हम यहाँ करेंगे, ठीक है। देखते हैं, तो महत्वपूर्ण जो फंड लाइनर है वही डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारी, जो प्रश्न में भी दिया हुआ था, तो वो थी यकृत। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हमारी, तो ऊरू मतलब फीमर, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। आगे देख लेते हैं, फीमर कौन सी हड्डी है, तो आपकी जांघ की हड्डी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। आगे देख लेते हैं, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। स्टेपिस कौन सी हड्डी है, तो ये है आपकी कान की हड्डी, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, आपकी जांघ की हड्डी, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से मिल गई। रक्त की मात्रा, शरीर में रक्त की मात्रा मतलब एक स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा बताई गई है यहाँ पे, कितनी है, 5 से 6 लीटर। अब यहाँ मुझसे लड़ने मत लगना कि भाई उसके शरीर में तो इतना ही रक्त है ना। तो यहाँ पर एक स्वस्थ शरीर की बात हुई है ना। जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7.4, ठीक है, 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 आपको याद होना चाहिए। हमारे जो मानव शरीर में जो हृदय है उसमें कितने कक्ष है, तो 4 कक्ष है, ठीक है। कितने कक्ष है, 4 कक्ष है। मांसपेशियों की कितनी संख्या है, 639 मांसपेशी हमारे शरीर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं, अच्छा शरीर में हड्डियाँ कितनी है, तो 206 हड्डियाँ हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क मतलब कि अगला वाला पार्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी याद रखना आप, इसको बोलते हैं सेरेब्रम। आगे चलते हैं, हमारे लिए कौन सी गैस जरूरी है, तो ऑक्सीजन, ये सभी को पता है। कौन सी गैस हम छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ठीक है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। चलिए आगे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ जितने भी प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे ना, वो सारे यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और बहुत ही डिटेल दे के रखी है सभी प्रश्नों की। तो चलिए आगे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना किसका कार्य है, वाइट ब्लड सेल्स का कार्य है। अच्छा आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, ये ब्लड कैंसर जो रिलेटेड है ना, ये इन डब्ल्यूबीसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो इसको सर्च करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक है, क्योंकि गलत हो सकता हूँ मैं, वैसे मैं सही हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। पानी अवशोषण, पानी का अवशोषण कौन करता है, मतलब पाचन कौन करता है, तो बड़ी आंत करती है, ठीक है। अच्छा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है शरीर में, तो ये यकृत में होता है। यकृत मतलब लीवर, अभी आपको बताया था लीवर, है ना। आगे चलते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 46 गुणसूत्र है, जिसमें 23 जोड़े हैं, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो ये अग्नाशय से होता है, ठीक है। अग्नाशय की बीटा कोशिका से शायद इसका इंसुलिन का स्त्राव होता है, ठीक है। तो अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इसकी बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्राव होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पित्त का उत्पादन। पित्त का उत्पादन कौन करता है, तो यकृत करता है, ठीक है। उत्पादन यानी पित्त उत्पादन यकृत करता है, ठीक है। अच्छा पित्त का जमाव कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो ये आमाशय से शुरू होता है। आमाशय मतलब स्टमक, ठीक है, आमाशय स्टमक। प्रोटीन का पाचन आमाशय से, पित्त का जमाव पित्ताशय में, पित्त उत्पादन यकृत में, इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय से, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से, प्रोटीन का पाचन आमाशय से, पित्त का जमाव पित्ताशय में। आगे चलते हैं, हड्डियों की संख्या, वयस्क में कितनी हड्डियाँ, 206, बच्चों में ज़्यादा होती है, याद रखना। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हड्डियाँ ज़्यादा होती है, शायद 300 के लगभग हड्डियाँ होती है, जो कि बाद में आपस में जुड़ के और वो कम हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, वृक्क या किडनी करती है, ठीक है। वृक्क या किडनी का काम क्या है, रक्त का शुद्धिकरण है, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य किडनी का है। अच्छा किडनी में भी ये काम कौन करता है, तो ये करता है नेफ्रॉन, ठीक है, ये काम करता है नेफ्रॉन, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त की मदद से रक्त में
हीमोग्लोबिन की मदद से होता है। आगे चलते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कौन करती है? तो छोटी आंत करती है। अच्छा, नाम छोटी आंत है इसका, पर है बड़ी आंत से भी लंबी है, ठीक है। आगे चलते हैं। हड्डी मजबूत विटामिन, अच्छा हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी, जबड़े की मांसपेशी। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? हमारी जबड़े की मांसपेशी। आगे देख लेते हैं। संतुलन नियंत्रण अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम, मतलब कि आपने सुना होगा कोई व्यक्ति जैसे नशा कर लेता है, शराब पी लेता है, तो वो गिर जाता है नशे की हालत में। क्यों? क्योंकि उसका जो अनुमस्तिष्क है ये काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे, और उसकी वजह से वो नाले में नहा लेता है। तो चलिए आगे चलते हैं। रक्तचाप नियंत्रण हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। रक्तचाप को जो नियंत्रण करता है उस हार्मोन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका घेंगा रोग होता है, ठीक है। अच्छा, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी कौन सी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो ये आँख से संबंधित है, ठीक है। और घेंगा जो है ये गले से संबंधित है, इसे ग्वाइटर भी कहते हैं, ग्वाइटर भी कहते हैं इसे, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये इतने क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो लंबी ज़रूर होगी पर आपको मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे रियल चीज़ जो एक्चुअल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आगे चलते हैं। पाचन एंजाइम स्त्राव स्थल, मतलब पाचन जो एंजाइम करते हैं उनका स्त्राव कहाँ से होता है? तो लार ग्रंथियों से, आमाशय से और अग्नाशय से, छोटी आंत से, ठीक है। लाल ग्रंथियों से, आमाशय से, अग्नाशय से और छोटी आंत से पाचन एंजाइम का स्त्राव होता है। लाल रक्त कणिका, अपने ब्लड का जो लाल रक्त होता है वो किस कारण से होता है? तो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। शरीर का तापमान नियंत्रक कौन है? तो हाइपोथैलेमस है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। अच्छा, शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में, किडनी में होता है, ठीक है। हार्मोन स्त्राव ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। हार्मोन स्त्रावित ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्त्रावित ग्रंथियाँ, ठीक है। एंजाइम प्रकृति, प्रोटीन। एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? क्योंकि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, आपने सुना होगा सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना आप। आगे चलते हैं। अभी पहली क्लास है तो थोड़ा सा मैं वो हो रहा हूँ, है ना, और रात का भी टाइम है, तो आप ये मत सोचना, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे धीरे धीरे। अगर आप कंटिन्यू करेंगे ना सारा ठीक हो जाएगा। सबसे पतली कोशिका कौन सी? तो पलकें जो होती हैं आपकी, सबसे पतली त्वचा, सबसे पतली त्वचा पलकें, सबसे मोटी त्वचा तलवे, ठीक है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अब देख लेते हैं हम यकृत से संबंधित प्रश्न, क्योंकि हमारा जो यकृत से संबंधित उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रश्न था वो यकृत से संबंधित था, तो थोड़ा यकृत पे भी ध्यान दे देते हैं, है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। पित्त का उत्पादन स्थल यकृत, है ना। यूरिया का निर्माण यकृत में। रक्त में ग्लूकोज का नियमन यकृत द्वारा। विषाक्त पदार्थों का निराकरण यकृत करता है, मतलब विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर करने का काम यकृत का। प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका कौन निभाता है? तो यकृत निभाता है। वसा का पाचन पित्त यानी यकृत उत्पाद में मदद करता है, ठीक है। वसा का पाचन पित्त में, पित्ताशय में। ग्लाइकोजन का भंडारण यकृत में होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आवश्यक विटामिन का भंडारण यकृत में कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो ADEK और B12, है ना। ADEK और B12 यकृत में ये विटामिन मिलते हैं, मतलब हमारे शरीर में स्टोर्ड होते हैं ये विटामिन यकृत में। रक्त के थक्के बनने वाले कारकों का उत्पादक यकृत करता है, ठीक है। रक्त के थक्के बनने वाले कारकों का उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है। मृत लाल रक्त कोशिकाओं का विखंडन यकृत और प्लीहा में होता है, ठीक है। RBC का जो विखंडन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है यकृत और प्लीहा में, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
अच्छा, ये अल्कोहल का विषारण ये क्या है? तो मतलब कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा, इसको ऐसे समझो कि ज़्यादा जो शराब पीता है ना, उसका लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, यानी कि यकृत खराब हो जाता है, यही बात ये कही गई है। तो शरीर का रासायनिक कारखाना, तो ये क्या है? यकृत है। शरीर का रासायनिक कारखाना यकृत है, ठीक है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो यकृत बदलता है। अमोनिया को यूरिया में यकृत बदलता है। ऊपर जो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक और है, भोजन में आयरन का भंडारण यकृत करता है, ठीक है। भोजन से जो आयरन का भंडारण होता है ना, भोजन से जो Fe मिलता है शरीर को, वो कहाँ जाता है? तो उसका भंडारण यकृत करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन यकृत में होता है, ठीक है। लिपिड चयापचय में भूमिका यकृत निभाता है, ठीक है। ये थोड़ी लैंग्वेज टफ है, पर क्योंकि साइंस है, ये पढ़नी पड़ेगी आपको, देख लेना आप, 1-2 बार ये वीडियो याद हो जाएंगे आपको। एंजाइम का उत्पादन यकृत करता है, जैसे ट्रांस एमिनेज, ठीक है। अब ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया ये क्या है? तो ये यकृत में होती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में से बनाना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। और ये कहाँ होती है? तो ये यकृत में होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया यकृत में होती है, गैर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनना, ठीक है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, दो देखो अलग अलग है। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनाता है, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, इसमें गैर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ये हो गया। कीटोन बॉडीज का उत्पादन यकृत में होता है, भूख की स्थिति में। कीटोन बॉडीज का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में होता है, भूख की स्थिति में होता है ये काम, ठीक है। अच्छा, एक रोग है हेपेटाइटिस, तो ये किससे संबंधित है? तो ये यकृत से संबंधित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सिरोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है, सिरोसिस यकृत को प्रभावित करता है। शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर क्या है? यकृत है। शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर यकृत को कहा जाता है। कुकर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये यकृत में पाई जाती है, ठीक है। ये रोग प्रतिरोधक होती है, ठीक है। पित्त नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इतनी देर से हम पित्त चिल्ला रहे हैं, तो मुझे लगता है याद हो गया होगा आपको, यकृत में, ठीक है। पोर्टल शिरा तंत्र से जुड़ा अंग, तो यकृत, ठीक है। पोर्टल शिरा तंत्र से जुड़ा अंग यकृत। रक्त का भंडारण कुछ हद तक यकृत में होता है, ठीक है, याद रखना, कुछ हद तक, सभी नहीं, थोड़ा, है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है हमारे पास में, वो है भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत कौन सा है? तो यह है कंचनजंगा, ठीक है। विवादित रूप से K2, मतलब कि कंचनजंगा सिक्किम में है, कंचनजंगा सिक्किम में, जो कि भारत में स्थित है। पर अगर हम इससे भी ऊंचा पर्वत, जो कि कहाँ पे है? POK में स्थित है, खैर वो हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान के पास है ना, तो वो विवादित है। पर अगर ऐसे देखेंगे हम तो कंचनजंगा, क्योंकि अभी तो वो हमारे पास है नहीं K2, तो अभी हमारे लिए कंचनजंगा सबसे ऊंचे पर्वत, सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। अच्छा, अब ये कंचनजंगा हिमालय से संबंधित है, तो हम हिमालय से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियों के नाम बताएं। तो बता देंगे क्या है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम, ठीक है। ये नदियाँ कहाँ से आती है? तो हिमालय की नदियाँ हैं ये। अब देख लेते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हमने क्या बताया था अभी आपको? कंचनजंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किन 2 मुख्य भूखंडों के टकराने से बनी है? तो ये बनी है भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट से मिलकर बनी है, ठीक है। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट से मिलकर हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी है। आगे देख लेते हैं, हिमालय क्षेत्र में जलवायु की विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो देख लेते हैं इसका भी आंसर हम भी। ऊंचाई में भिन्नता, भौगोलिक स्थिति, ठीक है। ऊंचाई में भिन्नता और भौगोलिक स्थिति हिमालय में जलवायु विविधता का मुख्य कारण है, ठीक है। अब हिमालय पर्वत का भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह मानसूनी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप से में टकराने से रोकता है, जिससे वर्षा होती है, और यह उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है, ठीक है। यह मानसूनी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में आने से रोकता है, भारतीय उपमहाद्वीप में रोकने में मदद करता है, जिससे वर्षा होती है, और यह उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं क्यों आम है? क्योंकि तीव्र ढलान, कमजोर चट्टानें, भारी वर्षा और मानवीय गतिविधियों के कारण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत के कुछ प्रसिद्ध हिल स्टेशनों के नाम बताएं जो हिमालय में स्थित है। तो शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, मनाली और श्रीनगर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जनजातियाँ, तो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं यहाँ देख लेते हैं। गुज्जर, बकरवाल, भूटिया, लेपचा, भूटिया, गद्दी, ये जनजातियाँ हिमालय में रहने वाली जनजातियाँ हैं। आगे देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय मतलब इसको कहते हैं पार हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय में क्षेत्र में कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ शामिल है? तो इसमें है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी इसमें शामिल है। ठीक है, ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय मतलब कि उत्तरी हिमालय। इसको हिमालय का पार्ट नहीं माना गया है। मैं आपको बता दूं एक चीज़, ये हिमालय के पार का क्षेत्र है। ठीक है, और हिमालय के पूर्व इसका निर्माण हो चुका है, मतलब हिमालय के भी पहले ये बन चुका है। तो इसी के कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियों के नाम इन्होंने पूछे हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियाँ। जब हम भूगोल पढ़ेंगे मैं कोशिश करूँगा आपको मैप के माध्यम से ये बता दूँ, अभी केवल आप इसे याद रखो। आगे चलते हैं। हिमालय क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत की अनुमानित लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की अनुमानित लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। आगे देखते हैं। हिमालय क्षेत्र में स्थित कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के नाम बताएं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, कैलाश मानसरोवर। अच्छा, कैलाश मानसरोवर कहाँ है? तो ये तिब्बत में है, जो कि चाइना के कब्जे में है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई तो 6000 मीटर। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर और हिमालय पर्वत की अनुमानित लंबाई 2500 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान के नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों में कुछ की ऊंचाई कितनी है? तो मेन हम जो पर्वत है उनकी ऊंचाई देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा 8586 मीटर। ठीक है, और केटू की कितनी है जो कि विवादित है? 8611। याद रखना, तीनों महत्वपूर्ण है। माउंट एवरेस्ट इसलिए क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और केटू है भारत की सबसे ऊंची चोटी पर पाकिस्तान में स्थित है। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ? तो ये हुआ तृतीय युग मतलब टर्शियरी पीरियड में हुआ है। ठीक है, तृतीय युग में हुआ है। हिमालय क्षेत्र में वनों का विवरण ऊंचाई के साथ किस प्रकार बदलता है? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और अल्पाइन प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। हिमालय की युवा वलित पर्वत के रूप में क्या विशेषता है? मतलब हिमालय सबसे युवा पर्वत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। अब हम देखते हैं। इसकी ऊंचाई में वृद्धि अभी जारी है, मतलब इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ठीक है, और यह भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। आगे देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो यह काराकोरम में स्थित है। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, अभी हमने पढ़े थे उधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और यहाँ पे कैलाश मानसरोवर। ठीक है, ये इनका क्रम है, ये भी मैं बता दूंगा आपको भूगोल जब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन अक्सर हिमालय से संबंधित माना जाता है ट्रांस हिमालय का पार्ट, पर अक्सर हिमालय से संबंधित माना जाता है। आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो यह वलित पर्वत है या फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में भूकंप के प्रति संवेदनशील क्यों है? क्योंकि यह टेक्टोनिक प्लेटों, भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराने वाले क्षेत्र में निर्मित है, स्थित है, जिससे भूगर्भीय हलचल होती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दून और द्वार किस हिमालय श्रेणी की विशेषता है? तो यह है शिवालिक हिमालय की विशेषता। ठीक है, अच्छा, दून मतलब जैसे कि देहरादून हो गया और द्वार हरिद्वार हो गया, पाटली दून हो गया, इस तरीके से।
ठीक है, तो ये कहाँ है, ये शिवालिक श्रेणी में मिलते हैं। आगे देखते हैं, पीर पंजाल और धौलाधर किस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, तो यह है लघु हिमालय क्षेत्र का। ये पूछते हैं क्वेश्चन, ये देख लेना आप, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे है तो सारा इंपॉर्टेंट ही है। आगे देखते हैं, पीर पंजाल और धौलाधर किस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, तो यह है लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा। ठीक है, आगे चलते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो मुख्य रूप से 3, पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। कुछ विद्वान ट्रांस हिमालय को भी शामिल करते हैं, पर जो कि हमें जो पढ़ाया गया उसमें यही है कि ट्रांस हिमालय पार का हिमालय है, मतलब हिमालय के पहले का है। हिमालय की नदियों का मुख्य स्रोत क्या है, तो देख लेते हैं, ग्लेशियर और बर्फ का पिघलना। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन की संभावना क्यों अधिक है, क्योंकि 12 नदियाँ और तीव्र जल प्रवाह के कारण। ठीक है, अगला देख लेते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत पर है, तो ये मैंने अभी बताया था आपको, हिमालय पे। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की किस दिशा में स्थित है, तो ये उत्तरी दिशा में स्थित है, तुमको पता है सबको। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रेणियाँ कौन सी है, तो वृहद हिमालय मतलब महान हिमालय, लघु हिमालय मतलब मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय बाह्य हिमालय। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नंगा पर्वत और नामचा बरुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला के कौन से अंतिम बिंदु है, तो ये पश्चिम में है। ठीक है, और नामचा बरुआ पूर्व में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के नाम, तो काराकोरम, जोजिला, नाथुला, शिपकीला, रोहतांग और बनियाल दर्रा। दर्रे अगली किसी वीडियो में जब भी दर्रे पर क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ दर्रे सारे करवा दूंगा, तो आप टेंशन मत लो। अभी केवल नॉर्मली इस क्वेश्चन को पढ़ लो, अगर नहीं पढ़े होंगे तो सारे दर्रे में एक तरह से पूरे सारे करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ, 1942 में हुआ। ठीक है, अब क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, 1900 से लेकर के 1948 तक जितनी भी घटनाएं भारत में हुई जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो सारी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ अगले वीडियो में इसको हम डिस्कस करें, तो इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर देना, आगे कंटेंट बहुत सारा है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। अभी देखो इसने क्वेश्चन पूछा 1942 का, मैं आपको सन 1900 की घटना जो महत्वपूर्ण होगी वो बता दूंगा। 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, वो बताएंगे। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट फिर से आया, उसका बताएंगे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ये डिस्कस करेंगे हम। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये पढ़ेंगे। इस तरीके से हम सारी चीज़ें एकदम क्रम वाइज, ईयर वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो शेयर कर देना, आगे भी बहुत सारा कंटेंट है इसमें, है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं एंड करते हैं। आगे के लिए चैनल पर बने रहें और दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।